अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप बखैर वाफ़ियत होंगे। गुज़िश्ता दिनों मैंने प्रैक्टिकली आपको बताया था कि ये एक सैलरीड इंडिविजुअल अपनी रिटर्न कैसे फ़ाइल करेगा, और इस हवाले से मैंने आईआरएस के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी। आज मैं जो वीडियो आपसे शेयर कर रहा हूँ उसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक सैलरीड इंडिविजुअल जब अपनी रिटर्न फाइल करेगा तो उसके पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, और जब आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होगी तो कोई चीज़ मिस नहीं होगी और आप अपनी रिटर्न कम्प्रीहेंसिवली जो है वो प्रिपेयर कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट किया है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो के हवाले से। इंशाल्लाह आपके कोई क्वेश्चन हुए तो मैं इसका रिस्पांस ज़रूर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसके दो पार्ट्स हैं। एक तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न इटसेल्फ, और फिर एक वेल्थ स्टेटमेंट है। इनकम टैक्स रिटर्न में आपकी जो इनकम का पार्ट है वो कवर होता है, और इनकम का पार्ट जो है उसमें क्योंकि आपकी सैलरी है सिर्फ, और कोई चीज़ नहीं है, तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपकी है वो सैलरी स्लिप है। सैलरी स्लिप आपको बताती है कि हर महीने आपकी कितनी सैलरी है और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी, और उसके डिडक्शंस क्या हैं, और आपके डिफरेंट बैलेंसेस क्या क्या हैं। उसके मुताबिक आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फिल करेंगे। इसमें या तो आपके पास 12 सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए, या फिर आपके पास इनकम टैक्स सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें आपकी एक कम्प्रीहेंसिव सैलरी स्लिप पूरे 12 महीनों की आपकी वहाँ होनी चाहिए कि आपकी कितनी सैलरी थी और उसके ऊपर टैक्स विदहेल्ड कितना हुआ, और आपके जो डिफरेंट फंड्स हैं या इन्वेस्टमेंट्स हैं उनका बैलेंस क्या है, और आपने अगर कोई लोन लिया हुए हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट बाद में तो वो क्या हैं, उसकी डिटेल आपको वहाँ से मिलेगी। तो पहली तो इन्फॉर्मेशन ये हो गई। अब आपने करना ये है कि जब आप अपनी सैलरी स्लिप या सैलरी सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो उसको आपने स्टडी करना है। उसके अंदर आपकी सैलरी का सेगमेंट एक होगा जिसमें आपकी बेसिक सैलरी के बाद आपके अलाउंसेस होते हैं, और उसके बाद आपकी ग्रॉस पे आती है। तो आपने ग्रॉस पे को देखना है कि वो कितनी है। उसके बाद अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने आपकी प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी और इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं और उसमें आपकी डिडक्शंस भी होती हैं, तो वो डिडक्शंस भी साथ साथ दिखा रहा होता है। और उसके बाद आपके वहाँ जो एक्यूमुलेटेड बैलेंसेस हैं उसकी फिगर्स भी आपके पास आ रही होती हैं। तो ग्रॉस सैलरी जो है वो आपने एंटर करनी है अपनी टैक्स रिटर्न में वहाँ से, और जो फंड्स के बैलेंसेस हैं वो चूँकि आपके रिसीवेबल्स हैं अपॉन रिटायरमेंट वगैरह वगैरह, तो वो आपने अपने एसेट्स में लेने हैं। कि जैसे कि मैंने अपनी रिटर्न अपनी जो वीडियो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया। उसके अलावा अगर आपने उन फंड्स में से कोई लोन लिया हुआ है, कोई एडवांस लिया हुआ है, तो वो आपकी लायबिलिटी है क्योंकि आपने वो पे करनी है ऑर्गेनाइजेशन को। मतलब आपका प्रोविडेंट फंड का जो बैलेंस था वो 4 लाख था और आपने 1 लाख रुपये लोन लिया हुआ है, तो 1 लाख रुपए का लोन सेपरेटली वहाँ आ रहा है तो वो अपने लायबिलिटी में लेना है, और जो प्रोविडेंट फंड का जो बैलेंस है उसको आपने अपने एसेट्स में लेना है। उसके बाद सैलरी स्लिप के ऊपर एक और इन्फॉर्मेशन जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है वो ये होती है कि आपका साल में कितना टैक्स आपकी सैलरी के ऊपर विदहेल्ड हुआ है। तो ये फिगर आपने जाके टैक्स में एंटर करनी है कि आपका टैक्स सैलरी के ऊपर कितना विदहेल्ड हुआ। और उसके बाद आपके पास सैलरी क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में आती है तो आपकी जितनी बैंक अकाउंट्स हैं उनकी डिटेल आपके पास होना ज़रूरी है, बल्कि आपकी पूरे साल की अगर बैंक स्टेटमेंट्स आपके पास होंगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसका फ़ायदा ये है कि एक आप ट्रैक कर सकते हैं कि जो आपकी सैलरीज हैं वो क्रेडिट हो रही हैं हर मंथ आपके अकाउंट में, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि सैलरीज़ के अलावा अगर कोई अमाउंट्स आपके पास आ रही हैं तो आप डिटेल में देख सकते हैं कि वो किस मद में आपके पास आई हैं, वेदर कोई लोन्स हैं या कोई आपने प्लॉट्स की पेमेंट की हुई हैं वगैरह वगैरह, वो सारी डिटेल्स आपको वहाँ से पता चलेंगी।
तो आपने अगर प्लॉट्स की पेमेंट की हुई है तो वो डेबिट हो रही होंगी आपके बैंक स्टेटमेंट में, और आप वहाँ से देख सकते हैं कि आपने कितनी पेमेंट्स की हुई हैं, और वो प्लॉट की जो एसेट है वो आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में शो करना है। इसी तरह आपने अगर कोई प्लॉट परचेज़ किया है, ये तो परचेज़ हो गया आपका, तो आपने अगर कोई प्लॉट सेल किया है तो सेल जब आप करेंगे तो उसके पैसे आपके अकाउंट्स में आएंगे, तो वो भी ज़रूरी है कि कैश आपके पास आ जाएगी बैंक में, और आपको प्लॉट चला जाएगा तो प्लॉट आपने वहाँ से डिलीट करना है, जो पिछले साल की वेल्थ स्टेटमेंट में आ रहा है वो इस दफ़ा आपने डिलीट कर देना है। तो ये इस तरह की। उसके अलावा एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट हो सकती है वो आपकी मार्कअप जो आपको वहाँ मिलता है। अगर आपका PLS अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट है, तो उसमें आपको मार्कअप अगर मिल रहा है और मार्कअप के ऊपर जो टैक्स विथहेल्ड हो रहा है, ये दो इन्फॉर्मेशन भी वहाँ से आपके पास आएंगी। तो आपने ये इन्फॉर्मेशन भी वहाँ से लेनी है और ये इन्फॉर्मेशन भी आपने फिल इन करनी है अपनी टैक्स रिटर्न में। उसके बाद आपने बड़े केयरफुली देखना है कि लास्ट ईयर की जो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट है, अच्छा वेल्थ स्टेटमेंट से पहले मैं आपसे इनकम टैक्स के हवाले से, अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई एसेट्स परचेज़ किए, जैसे प्लॉट आपने परचेज़ किया, कोई गाड़ी परचेज़ की है, तो उस पर भी विद होल्डिंग टैक्स होता है। तो वो आपने उन डॉक्यूमेंट्स में देखना है कि कितना टैक्स आपका विदहेल्ड हुआ है प्लॉट के ऊपर, एडवांस टैक्स, या आपकी गाड़ी ख़रीदने के ऊपर। और अगर आपने गाड़ी ख़रीदी नहीं है बल्कि उसका टोकन लगाया है तो उस टोकन के ऊपर भी आपका कोई ना कोई टैक्स जो है वो विदहेल्ड होगा, वो भी आप क्लेम कर सकते हैं अपनी टैक्स रिटर्न में। ठीक है। उसके अलावा किसी और किस्म की विद होल्डिंग आपकी अगर हुई है, किसी एसेट के ऊपर हुई है, या कोई और ट्रांजैक्शन आपने की है, या कोई बैंक अकाउंट में कोई और विद होल्डिंग टैक्स है, तो वो आपने अलग से देखना है कि वो क्या है, और उसको भी आपने अपनी इनकम स्टेटमेंट में मेंशन करना है अंडर जो आपका टैक्स वाला जो लेफ्ट साइड पे जो आपके आ रहे होते हैं हेड्स आ रहे होते हैं डिफरेंट, उन हेड्स के नीचे जो वो टैक्स होता है कि जी फाइनल है, फिक्स्ड है या एडजस्टेबल है, किस तरह के टैक्स है, तो वो वहाँ पे आप उसको एंटर कर सकते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें आप एंटर करेंगे और आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ट्रू फिगर आ जाएगी कि आपका टैक्स जो है वो वेदर कंप्लीट पे हुआ है या कोई फर्दर पेएबल है या उसमें कोई रिफंडेबल आपका टैक्स बनता है। तो ये चीज़ें आपको वहाँ से मिलेंगी। जब आपकी ये इनकम टैक्स रिटर्न का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो देन आपने क्या करना है कि आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट को देखना है। तो आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को इंपोर्ट कर लेते हैं। जब आप इंपोर्ट कर लेते हैं तो वो आपके पास फिगर आ जाती है, पिछले सालों की सारी एसेट्स की डिटेल्स आ जाती हैं कि आपके प्लॉट्स कौन कौन से हैं, आपके हाउसेस कौन कौन से हैं, गाड़ियाँ कौन कौन सी हैं, आपके बैंक में या कैश में क्या था, या ज्वेलरी क्या है, या पर्सनल बिलोंगिंग्स आपके पास क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। उसमें से जो एसेट स्टिल आपके पास मौजूद है वो एज इट इज़ आपने मेंशन करने हैं। अगर कोई एसेट सेल हो गया तो उसको डिलीट कर देना है, कोई नया एसेट आपने परचेज़ किया तो वो ऐड हो जाएगा। आपके पास गाड़ी के ख़रीदने की डिटेल्स यानी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, प्लॉट के परचेज़ करने के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और अगर सेल किया तो सेल करने के डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होने चाहिए। तो ये डिटेल्स आपके पास होंगी तो आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में या इनकम टैक्स रिटर्न में जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत है वहाँ आप उसको फिल इन कर सकते हैं। उसके बाद आपने देखना है कि आपने कोई पर्सनल एसेट्स में कोई एडिशन किया है, कोई नया एसेट ख़रीदा है, कोई एसी घर में एसी हो गया, कोई और इक्विपमेंट आपने ख़रीदा है तो वो आप ऐड कर सकते हैं उसमें। कोई ज्वेलरी ख़रीदी है तो आप उस हेड में आप ऐड कर सकते हैं। कोई प्राइस बॉन्ड्स हैं उनको भी आप मेंशन कर सकते हैं, कोई या कोई प्राइस बॉन्ड बेचा है तो उसको माइनस कर सकते हैं अपने टैक्स रिटर्न से। ये डिटेल्स आ जाएंगी। तो उसके बाद अपने देखना है कि लोन्स अगर आपके पास कोई हैं, कोई लाइबिलिटीज़ हैं, चाहे वो पर्सनल हैं या बैंक लोन्स हैं, उनकी डिटेल्स आपके पास होनी ज़रूरी हैं। वो नॉर्मली उसमें एक लोन एग्रीमेंट होता है और फिर आपके पास आपकी बैंक स्टेटमेंट के अंदर उस लोन की रीपेमेंट या लोन का जो रिसीट है लोन की वो आ रही होती है। वहाँ से आपने देखना है कि आपने इस पीरियड में कोई नया लोन तो नहीं लिया, अगर लिया है तो वो कितना है, और उसकी कोई 30 जून से पहले कोई इंस्टॉलमेंट्स अगर पे हुई हैं तो वो माइनस हो जाएंगी। ठीक है। इसी तरह अगर आपने गाड़ी लीज़ की है तो गाड़ी की टोटल प्राइस कितनी है और कितनी पेमेंट हुई है और क्या उसकी बैलेंस फिगर क्या है। तो गाड़ी की परचेज़ का ये लीज़ का एग्रीमेंट, तो उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ज़रूरी हैं। देन लाइबिलिटीज़ के अंदर मैं बात कर रहा था आपसे कि बैंक लोन अगर है तो लोन एग्रीमेंट आपके पास होगा। अगर आपने किसी फ्रेंड से लोन लिया है तो उस लोन पे भी कोई ना कोई एग्रीमेंट होगा और वो थ्रू बैंकिंग
चैनल आपके पास होना चाहिए। तो उसकी डिटेल्स भी आपके पास होना ज़रूरी है, और अगर आपने रीपे किया है तो उसकी रीपेमेंट का प्रूफ, उसकी चेक की कॉपी वगैरह वगैरह जो भी कोई डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। देन इस सारों को जब आप फिल करेंगे तो फिर आपने ये देखना है कि आपके पर्सनल एक्सपेंसेस कौन से हैं। पर्सनल एक्सपेंसेस को आपने एस्टिमेट करना होता है। मोटे मोटे एक्सपेंसेस आप एक्चुअल कर लें, जैसे आपका हाउस रेंट है तो आप 12 महीने को देख सकते हैं कितना है। फिर आप फ्यूल जो आपका है वो एस्टिमेट कर सकते हैं, बच्चों की फ़ीस वगैरह उसको भी देख सकते हैं कितना है, और उस पर कोई टैक्स विदहेल्ड हुआ है तो वो भी आपने देखना है, वो टैक्स भी आपने वहाँ पे एडजस्टेबल टैक्स में लेना है और उसको भी आपने क्लेम करना है। ये मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन थी। देन आपकी जब ये सारी चीज़ें आप फिल कर लेंगे, पर्सनल एक्सपेंसेस भी, तो फिर रिकन्सिलेशन की बात है। रिकन्सिलेशन आपने मैंने वीडियो में भी आपको बताया था कि आपने मेंशन करना है कि लास्ट ईयर आपके टोटल एसेट्स कितने थे। तो वो एसेट्स आपके नेट एसेट्स आ जाएंगे, और इस दफ़ा के वो खुद कैलकुलेट कर लेगा, तो फिर उसका डिफरेंस वो देखेगा। अब डिफरेंस के बाद वो देखेगा आपकी इनकम कितनी है। इनकम आपकी, जैसे आपकी सैलरी है तो आपने वहाँ सैलरी की इनकम मेंशन कर देनी है, और उस इनकम को जब आप ऐड करेंगे तो वो खुद ब खुद उसको कैलकुलेट करके रिकन्सिलेशन में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वेदर आपकी वेल्थ स्टेटमेंट रिकन्साइल्ड है या नहीं है। फिर आपने अगर कोई डिफरेंस है तो आपने देखना है कि वो डिफरेंस क्या है। तो नॉर्मली चूँकि बहुत सारी चीज़ें आपकी एस्टिमेटेड बेसिस पे, जैसे पर्सनल एक्सपेंसेस एस्टिमेटेड बेसिस पे होते हैं, इसको फिर आप देखते हैं आपने कहाँ एडजस्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप कैश इन हैंड एक फिगर है जिसमें आप इसको देख सकते हैं। तो ये जब आप फिगर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी रिकन्साइल हो जाएगी वेल्थ स्टेटमेंट। एक दफ़ा आप उसको फिर रिव्यू करेंगे और उसको आप अपनी रिटर्न को आप फाइल कर देंगे। इसके अलावा एक और चीज़ जो है वो गिफ्ट्स का नॉर्मली लोग क्वेश्चन करते हैं। तो गिफ्ट्स फ्रॉम द ब्लड रिलेशन जो है ना, मियाँ बीवी को दे सकता है, अपने बच्चों को दे सकते हैं, ये बच्चे अपने माँ बाप को दे सकते हैं। तो ये लोन अगर हुआ है तो वो थ्रू क्रॉस बैंकिंग चैनल होना ज़रूरी है, और उसकी रीपेमेंट भी थ्रू क्रॉस बैंकिंग चैनल होना ज़रूरी है। तो अगर एक लोन एग्रीमेंट बना लेंगे, गिफ्ट एग्रीमेंट बना लेंगे, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसमें स्टैम्प पेपर के ऊपर। ये सारी चीज़ें अगर डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं और आपने अपनी रिटर्न प्रॉपर तरीके से फाइल की है, तो आई सजेस्ट कि ये सारे जितने डॉक्यूमेंट्स हैं इनको आप PDF में अपने पास संभाल के रखें, और एक फ़ाइल में इनके ओरिजिनल्स जो है वो मेंटेन करके रखें। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप से FBR कभी कोई क्वेश्चन करता है या कोई इन्वेस्टिगेशन होती है या किसी किस्म का आपका ऑडिट खुलता है, तो फिर आपके लिए बड़ा आसान है कि आप वो डॉक्यूमेंट दे के बड़ी ईजीली अपना केस जो है वो विन कर सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो अल्लाह हाफ़िज़।